फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है वही पुराने टॉपिक पर चलूंगा। हमने जो है अयस्कों के सांद्रण के बारे में विधियां बता रहे थे। हमने 2-3 विधियां बता दी। आज हम चलेंगे दूसरे अगली विधि पर। अगली विधि जो है हमारी, देखिए हमारी अगली विधि क्या है। अगली विधि है फेन उत्प्लवन विधि। फेन उत्प्लवन विधि पे जो है अयस्कों को शुद्ध किया जाता है। इसमें जो है कुछ आते हैं, जैसे सीसा आ गए और जस्ता आ गए और सल्फाइड के, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत जो है शुद्ध किया जाता है। सीसा है, जस्ता है और सल्फाइड है, इनका जो है शुद्धिकरण अगर किया जाता है तो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें एक ऐसा करते हैं कि पहले एक टैंक या पात्र में पानी और तारपीन तेल या चीड़ का तेल मिला लेते हैं और उसके बाद जो है उसी में सल्फाइड के अयस्क के चूर्ण को डाल देते हैं, सही अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद ये करते हैं कि उस पात्र में जो है उस पात्र में एक बुलबुला टाइप में वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, बुलबुले के रूप में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से ये होता है शुद्ध धातुएं जो होती हैं वे जो है सीधे जो है झाग के रूप में ऊपर चले आते हैं। देखिए झाग के रूप में हमने सल्फाइड किया है। देखिए हमने इस फिगर में सल्फाइड का बताया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। तो झाग के रूप में जब आ जाएंगे, देखिए इसमें सल्फाइड का जो अयस्क था वो झाग के रूप में ऊपर आ गया, शुद्ध प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि सल्फाइड का जो चूर्ण था, ये देखिए इसमें मिलाया गया, क्या तेल मिलाया गया, तारपीन का तेल था, ध्यान दीजिएगा। तारपीन या चीड़ का तेल मिलाया जाता है पानी के साथ। उसके बाद में इसमें जब वायु की धारा प्रवाहित की जाती है बुलबुले के रूप में, तो वो धीरे धीरे जो है झाग के रूप में ऊपर जाते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम अलग से निकाल लेते हैं। अतः इस प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि फेन और उत्प्लवन विधि के द्वारा हम धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो है इस पॉइंट्स को जो है आप देख लिए और अगले पॉइंट्स को आप देखिए। ठीक है, अभी विधि आप देखिए क्या है। अभी विधि है अयस्क के सांद्रण में प्रगलन की विधि। प्रगलन की विधि में देखिए क्या होता है। प्रगलन की विधि में धातुओं को जब शुद्ध किया जाता है तो इस क्रिया में जो है इनको धातुओं को पहले दहलाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। गर्म करने की प्रक्रिया में जो है ये दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है भर्जन की प्रक्रिया, देखिए एक भर्जन की प्रक्रिया होती है प्रगलन में, एक निस्तापन की होती है गर्म करने की। भर्जन की प्रक्रिया में यह होता है कि गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। जो धातु होता है या जिसका शुद्धिकरण किया जाता है उसको जो है उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। इससे जो है अशुद्धियां जो होती है ऑक्साइड की वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी भर्जन की विधि में। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल दिया, जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। देखिए क्या होता है, ये देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, डेल्टा मतलब हो गया गर्म करना, तो ये हो जाएगा हमारा 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है जिंक ऑक्साइड, ZnO जो है ये जिंक ऑक्साइड है, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। तो क्या है 2ZnS प्लस 3O2, ये जो है डेल्टा के निशान मतलब गर्म किया गया, 2ZnO प्लस 2SO2, ये जो है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो आपने देखा ये हमारा ये हो गया भर्जन की प्रक्रिया। हमने बताया गलनांक से नीचे गर्म किया गया। अब देखिए जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया ना, तो ये जो है जिंक ब्लेड को गर्म किया गया तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड की अशुद्धियां जो है ऑक्साइड अलग हो जाती है, अशुद्धियां जो अलग हो जाती है। ठीक, तो आप देखिए अपना निस्तापन प्रक्रिया में इस तरीके से गर्म किया जाता है कि अयस्क को देखा जाए कि अयस्क पिघले ना, इस ताप तक गर्म किया जाए कि अयस्क पिघले ना। तो इस प्रक्रिया में यही होता है कि ये जो है दो रूप में प्राप्त होता है, एक गैसीय अवस्था में या वाष्पशील पदार्थ के रूप में, दो रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा, एक जो है एक वाष्पशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा। इसमें देखिए जैसे कार्बोनेट जो है उसका अगर गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आपका निस्तापन में चला आएगा। और ये भर्जन की प्रक्रिया, तो आप हमें लगता है निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया प्रगलन विधि में समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप जो है इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम जो है अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अपचयन। अपचयन की क्रिया में क्या होता है, धातुओं कैसे जो है उसको
शुद्ध प्राप्त करते हैं। इसके लिए सौंदर्य जो है हमारा हो रहा है अयस्कों का सौंदर्य ना, इसमें धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा जो शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है इसमें देखिए अपचयन के निष्कर्षण की 3 विधियां क्या हैं। अपचयन के निष्कर्षण की हमारी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। ये जो निष्कर्षण की तीनों विधियां हैं हमारा जो है कार्बन अपचयन है, सोडियम अपचयन है, एल्यूमिनो ताप विधि अपचयन। ठीक, इसके अनुसार देखिए कार्बन अपचयन में ये होता है कि उसके भर्जित अयस्क को कार्बन के साथ जब गर्म किया जाता है तो जो है प्राप्त होता है वो शुद्ध धातु प्राप्त होता है और उसके ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। ठीक, अब देखिए अब जो सोडियम अपचयन में क्या होता है, सोडियम अपचयन में जो है इन धातुओं में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको जो है ऐसे सीधे जो है उपयोग में नहीं ला सकते इनके ऑक्साइड को, इनमें क्लोरीन के साथ क्रिया कराकर उसके क्लोराइड के रूप में प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जो है तब इसको जो है करते हैं। देखिए हमने जैसे मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई तो MgCl2 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। उसके बाद इसको जो हम सोडियम के साथ क्रिया कराया तो हमारा क्या बना 2NaCl प्लस Mg। NaCl जो है ये क्या है जानते हैं, साधारण नमक है। ये जो है Mg क्या है, मैग्नीशियम जो है धातु है। ठीक, तो आपने देखा कि MgCl2 का सोडियम के साथ क्रिया करा, Na मतलब सोडियम है, हमारा क्या बना NaCl मतलब नमक। ठीक, ये जो है Mg क्या है, धातु जो है मैग्नीशियम। आपने इसको समझ लिया। अब देखिए एल्यूमिनो ताप विधि। एल्यूमिनो ताप विधि क्या कहती है, एल्यूमिनो ताप विधि में यही होता है कि उसके जो धातु होते हैं धातुओं को जो है एल्यूमिनियम के साथ जो है क्रिया कराई जाएगी तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और धातु अलग हो जाएगी। देखिए जैसे इसमें दिया है एग्जांपल Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड का जो है एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करा गई तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम अलग हो गया। ठीक, Cr2 जो है एक Cr2O3 प्लस 2Cl ये क्रिया कराया गई तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Cr ना। तो आपने देखा क्रोमियम यहाँ अलग हो गया। ठीक, अब आपने तीनों जो है विधियों को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला छठा पॉइंट ये है शोधन निष्कर्षण की विधि। ये जो शोधन, चूंकि धातुओं में कुछ अशुद्धियां बची रहती हैं, शेष बची रहती हैं, जो है इसमें जो है प्रगलन विधि द्वारा, फेन विधि द्वारा आदि विधियां जो हमने बताई है, इन सभी विधियों से जो अशुद्धियां होती है वो दूर नहीं होती हैं। कुछ अशुद्धियां बची रहती हैं, तो जो कुछ अशुद्धियां बची रहती हैं इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें शोधन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। शोधन विधि के अंतर्गत हमें देखिए हम इन विधियों का अध्ययन करते हैं जिसमें आसवन आता है, उसके बाद आता है गलनिक विधि आती है, उसके बाद विद्युत अपघटनी विधि आती है। आसवन आता है, फिर गलनिक विधि आती है, विद्युत अपघटनी विधि आती है। अब देखिए इन तीनों विधियों में कैसे होता है शोधन, कैसे होता है। ये आसवन में जो है, आसवन में ये देखिए Zn मतलब जिंक हो गया, Hg मतलब पारा, मरकरी इसको कहते हैं पारे को। ठीक है, ये जो जिंक और पारा है इसमें जो है इन धातुओं का अध्ययन किया जाता है। जिंक और पारे का जो है इसको जो है जिंक और पारे का जो है शोधन किया जाता है। इस विधि में जो है जो जिंक और पारा है वो शुद्ध प्राप्त होते हैं और शेष जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये होता है गलनिक विधि में ये होता है कि जो शेष बचे रहते हैं इसमें आसवन विधि से जो है जो बचे रहते हैं, जो नहीं गल पाते हैं, ठीक है, उनको एक किया जाता है। जो पदार्थ मतलब कि नहीं गलते हैं, जिनको जो है कई मतलब अधिकतर उच्च ताप पर भी गर्म किया जाए और नहीं गलते हैं, इस प्रक्रिया में ढालू भट्टी का उपयोग करते हैं। ढालू भट्टी से ये होता है कि जो गलते हैं वे तो जो है ढालू भट्टी के द्वारा जो है नीचे से जो है एक अलग पात्र में एकत्रित कर लिए जाते हैं गलने के बाद, और जो शेष बचता है और शेष अशुद्धियां जो रहती हैं वो उसी भट्टी गलने की विधि में, ये देखिए ढालू भट्टी हमने लिखाया है ना, ये ढालू भट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक, और अब आप चलिए विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपघटनी प्रक्रम इसको कहते हैं। ठीक है, इस विधि में यह करते हैं कि एक जो है शुद्ध धातु की कैथोड बनाते हैं और अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। इसमें एक जो है विलय जो है लवण के विलयन में, ये देखिए ये लवण का विलयन है, किसका, ये देखिए लवण का ये विलयन है। इस विलयन में जो है हम उस जो है धातु को डालते हैं जिस धातु का हमें शोधन करना रहता है। इसमें ऐसे किया जाता है सोना हुआ, चांदी हुआ, इन सब धातुओं का इसमें
शोधन किया जाता है। इस विधि में जब इसको लवण के विलयन में इन धातुओं को जब हम डालेंगे तब ये होगा। डालने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद ये जो है कैथोड पर जो है धनायन होता है और एनोड पर ऋण आयन होता है। उसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान जो शुद्ध धातुएं होती हैं वो जाकर चिपक जाती हैं और अशुद्ध धातुएं इसी विलयन में या जो है तलहटी के नीचे मतलब इसी के जो है निचली सतह पर अशुद्ध धातुएं रह जाती हैं। तो आपने देखा किस तरीके से विद्युत अपघटनी प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। हमें लगता है कि आपने जो है इसको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आप देखिए तो अपना अगला पॉइंट को अगले पॉइंट है रासायनिक विधि या निछालन विधि। रासायनिक विधि या निछालन विधि में क्या होता है देखिए, या निछालन विधि के दौरान ये करते हैं कि जो चूर्ण या अयस्क होता है उसको जो है हम किसी उपयुक्त विलयन में डालते हैं। विलयन में डालने के बाद उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसका जो देखिए इसमें हमें एग्जांपल उसका ऑक्साइड जो प्राप्त होता है उसको जो है हम छान लेते हैं। ठीक, छानने के बाद जो प्राप्त होता है अवक्षेप उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो प्राप्त होता है हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। देखिए थोड़ा प्रक्रिया हमने बॉक्साइट का बताया है। बॉक्साइट की क्रिया में देखिए बॉक्साइट इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया गया तो ये पाया गया कि गर्म करने की प्रक्रिया के बाद हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना और देखिए जल जो है प्लस जल प्राप्त हुआ। तो ये जो डेल्टा का निशान है इसको आप समझिए डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये हुआ कि गर्म किया गया। ठीक, क्या किया गया? गर्म किया गया। डेल्टा का मतलब गर्म किया गया। ठीक है, ये ऐसे बनता है हमेशा। तो इसका मतलब ये गर्म किया गया और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को देखिए क्या किए हमने, ये किया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से छान लिया। छानने के बाद जब ये हुआ हमें प्राप्त हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और NaOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये क्या है? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए हमने नाम लिख दिया है यहाँ। ठीक है, तो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया गया है, देखिए डेल्टा का सिंबल यहाँ बना हुआ ना। डेल्टा मतलब हमने यहाँ बताया गर्म करना। ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तो एल्यूमिना हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। ठीक है, एक बार जो है आप इनसे देख लीजिए। पहले ऐसा करते हैं कि एक पात्र में अयस्क को उपयुक्त विलयन के साथ हम डाल देते हैं। डालने के बाद उस अयस्क का जो हमें प्राप्त होता है यौगिक, उस यौगिक को पहले छान लेते हैं। छानने के बाद जो उसका अवक्षेप प्राप्त होता है उस अवक्षेप को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है हमें शुद्ध धातु मिलता है। तो देखिए क्या किए हम, बॉक्साइट का हमने एग्जाम्पल दिया। देखिए हमने बॉक्साइट को देखिए बॉक्साइट मतलब Al2O3 को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो हमें जो है एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट को हम छान लेते हैं। देखिए 2NaAlO2 ये जो है एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट है। ठीक है, ये जो है 4H2O। ठीक, जल के साथ हम जल से हमने छान लिया तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? AlOH होल थ्राइस। ठीक, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्राप्त हुआ। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को हम एल्यूमिना जो है प्राप्त कर लेते हैं गर्म करने के बाद। देखिए उसके बाद हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने इस प्रक्रिया को देख लिया होगा और हम जो है अगले पॉइंट पर बात करेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड।